आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। 14 फरवरी के दिन ही 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत देशवासियों ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन एमपी में पुलवामा अटैक को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। वजह है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट, जिसमें दिग्गी ने शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि तो दी, साथ ही केंद्र पर हमला भी बोल दिया। दिग्विजय ने पुलवामा अटैक को इंटेलिजेंस फेलियर बता दिया। अब बड़ी बात ये है कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट का पार्टी नेता भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। क्या मैं उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता? क्या मैं सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि आखिर ये जो हमारी गुप्तचर एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या उनकी भूल या चूक नहीं है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये सारी बात अगर पूछना है तो मैं केवल केंद्र सरकार से पूछ रहा हूँ कि आर्मी से थोड़ी पूछ रहा हूँ, मिलिट्री थोड़ी पूछ रहा हूँ। इंटेलिजेंस का फेलियर है, लेकिन 40 जवानों की जान बचाई जा सकती थी। बाकी चीज़ों की तो खूब ब्रांडिंग करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पर ये इस बात का पता तो लगाना ही चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इधर दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी पलटवार किया है। सीएम ने कहा, मुझे लगता है कि दिग्विजय जी की बुद्धि फेल हो गई है। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लगता है कि किसी आईएसआई एजेंट ने ट्वीट किया है। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया है। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे? और जितना हम लोग ऐसे लोगों की जो व्याख्यान रही है उसकी निंदा करेंगे, जितना निंदा करेंगे वो कम होगी। गौर हो कि ये पहली दफा नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर निशाना साधा हो। अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। उनके इस बयान पर खूब सियासत भी गरमाई थी। अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह केंद्र पर हमलावर हैं। अब देखना होगा पुलवामा पॉलिटिक्स आखिर कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा, शहादत, सियासत और आदत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। दिग्विजय सिंह ने क्यों उठाए पुलवामा हमले पर सवाल? क्या शहादत पर ट्वीट कर फंसे दिग्विजय सिंह? दिग्विजय सिंह के ट्वीट को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बताया विवादित? शहादत पर सियासत कब तक? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब हमारे CRPF के जवानों पर
कायराना तरीके से एक आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए। निश्चित रूप से एक बेहद दर्दनाक और दुखद घटनाक्रम था। उस घटना के ऊपर तमाम सवालिया निशान विपक्ष ने खड़े किए और जब वो निशान खड़े हुए, जब वो सवाल खड़े हुए, तो सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि कांग्रेस ये सवाल जो है वो सेना के शौर्य पर उठा रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जो वाजिब थे। वाजिब ये थे कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन हुआ था कि टेरर अटैक हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है और एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए, तो फिर क्यों उनको बाई रोड भेजा गया, ये सवाल था। फिर इसमें किसकी संलिप्तता थी, कौन दोषी था, जिस हिसाब से ये सामने आना चाहिए था। चूंकि देश की सुरक्षा का मामला है तो उससे ज़्यादा चर्चाएं उस पर होना ठीक नहीं, लेकिन सरकार को फिर भी इस पर एक अपना अभिमत प्रस्तुत करना चाहिए था। और पुलवामा हमले को जिस प्रकार उस समय चुनावों में इस्तेमाल किया गया कि अगर आप शहीदों को वोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरी भावना को बहुत बेहतरी से समझा। वहीं कांग्रेस सवाल उठाकर और अनर्गल सवाल उठाकर कहीं ना कहीं अपना चरित्र चित्रण राष्ट्र विरोधी के रूप में करती आ रही है। अब जब चूंकि उसकी आज बरसी है उस दुखद घटनाक्रम की, चौथी बरसी है उस दुखद घटनाक्रम की, ऐसे में क्या जरूरी था? शहादत को नमन करना चाहिए, शहादत को याद करना चाहिए, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना कोई बहुत जरूरी नहीं था जिस पर एक राजनीतिक बहस छिड़ जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। दिग्विजय सिंह के पक्ष में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है और बहुत समय से कांग्रेस में ये परंपरा चल रही है कि जब भी इस प्रकार के बयान आते हैं तो अभी राहुल गांधी जी से लेकर कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के एक बयान पर किनारा किया था कि नहीं, ये उनका अपना पर्सनल स्टैंड हो सकता है। लेकिन इतने बड़े नेता का जो कोई भी पर्सनल स्टैंड जो है वो पॉलिटिकली इफेक्ट तो करता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल साहब, दिग्विजय सिंह जी आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए हैं। एक सवाल हो सकता है उसकी भाषा ठीक नहीं हो, उसका लहजा ठीक नहीं हो, लेकिन सवाल तो जायज़ है। फिर उनको इस प्रकार से उन पर बॉम्बार्डिंग करके दिग्विजय सिंह पर और दिग्विजय सिंह पर तमाम आरोप लगाकर उनको क्या शांत करना चाहते हैं? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं हमारे उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए और देश की सेना में जाकर 40 लोगों ने एक साथ अपने प्राण को न्यौछावर किया है। अब रही बात दिग्विजय सिंह साहब की और कांग्रेस की, तो दिग्विजय सिंह जी की तो हमेशा से आदत रही है कि राष्ट्र के विरोध में कैसे खड़ा होया जा सके, राष्ट्र के जो दुश्मन है उनकी वृंदावनी कैसे की जाए। ये कोई पहला मौका नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने सदैव इस प्रकार के कृत्य किए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो तो उसमें सबूत मांगे गए, चाहे वो ओसामा बिन लादेन जैसे दुर्दांत आतंकवादी हो तो उसको लादेन साहब कहा गया, ओसामा जी कहा गया, चाहे वो हफीज सईद हो, ऐसे बड़े आतंकवादी को सईद साहब कहा जाता है, चाहे दिल्ली का बाटला वाला एनकाउंटर हो उसको संदिग्ध बताया जाता है। तो दिग्विजय सिंह जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा भारत पर हमला करने का, भारतीय सेना पर हमला करने का। जहां जहां हम गौरवान्वित होते हैं वहां वहां दिग्विजय सिंह को आघात पहुंचता है और उनका कोई ऐसा बयान आता है कि हमारे दुश्मनों को बल मिले। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह साहब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं
आईएसआई की भाषा बोलते हैं जी। तो ये कोई नया नहीं है, ये लगातार करते हैं दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के लोग। प्रताप भानु जी से पूछ लेता हूं। प्रताप भानु जी, ये जो भाषा है, ये जो लहजा है वो ठीक नहीं है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने पूछा कि मैं क्या यह नहीं पूछ सकता कि गुप्तचर एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या उनकी चूक नहीं है? बोले मैंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, सेना पर सवाल नहीं उठाया। ये दिग्विजय सिंह जी का स्पष्टीकरण आया है उस ट्वीट के बाद, क्या कहेंगे? नहीं, उनका ट्वीट बहुत साफ है। उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर था या सरकार का फेलियर था, या किन परिस्थितियों में हमारे बहादुर 40 जवानों ने सीआरपीएफ के जो ड्यूटी पर तैनात होने जा रहे थे, ये इतना भारी शहादत हुई है। कहीं ना कहीं तो बहुत भारी चूक हुई थी, और ये एक सांसद के रूप में और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में पूछने का अधिकार है उनको। एक साधारण नागरिक को भी पूछने का अधिकार है ये, कि जब डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, डीजी सीआरपीएफ ने वायु मार्ग से जाने का सुझाव दिया था कि सेंसिटिव एरिया बीच में पड़ेंगे, और या तो उनका पहले जांच वगैरह में पर्याप्त व्यवस्था हो, नहीं तो इनको मूवमेंट करने के लिए एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया जाए, और वो मैसेज, वो उनकी डिमांड राइटिंग में है। ये तो सरकार का फेलियर है, उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। और फिर इंटेलिजेंस यदि की इनपुट था ऐसा कि उनका वायुयान से जाना जरूरी है, तो क्या सरकार के पास कोई हवाई जहाज के संसाधन की कमी थी? क्यों नहीं हो पाया? और 350 किलो आरडीएक्स जीप के माध्यम से बीच में जैश ए मोहम्मद के लोग लेके पहुंच जाए, उसकी सरकार को कानो कान खबर भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी घटना है। 40 परिवार जो पूरे शहादत में हुए हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए तैनात थे, वो एक सरकार की अकर्मण्यता के कारण, सरकार के फेलियर के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, या अपने अहंकार में डूबी हुई मोदी सरकार के कारण हम ये कहेंगे। एक साधारण सवाल दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, तो उसका बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? उसका अर्थ का अनर्थ क्यों लगा रहे हैं भाजपा के लोग? जब इन पे, अरे सुनिए जब इन पे जवाब नहीं होता है, तो जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आईएसआई, बस यही करेंगे। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास में, कोई राष्ट्र के सुरक्षा की कोई योजना नहीं है। और उन 40 परिवारों के साथ क्या हुआ बेचारे, जो जिनके परिवार पे उनकी अचानक इस शहादत के बाद में गुजर रही होगी, उनका भी तो देखिए आप। एक उन्हें क्या सुविधाएं मिल पाई, उन्हें क्या नौकरी दी गई, जो वायदा या जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में कहा जाता है, सर्विस रूल जो कहते हैं, उसके अनुसार उसकी किसी को चिंता नहीं है, सब अपने काम में मगन है। और आज के दिन जब 4 साल हो गए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको याद कर रहा है, और उस पर भी हम सवाल ना उठाएं, आप फैक्ट संसद के सामने ना रखें, संसद की कमेटी ऑन डिफेंस उनको ना बताए, कमेटी ऑन होम मिनिस्ट्री इनको बताने का, इनको अकाउंटेबिलिटी, संसद सुप्रीम है हमारे यहाँ, और सरकार अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सरकार अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट पीपुल ऑफ इंडिया। और यदि उनसे मुंह चुराते हैं और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान आईएसआई की बात करते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं प्रताप भानु जी, सही जानकारी देना नहीं चाहते। प्रताप भानु जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश शर्मा जी, दो इंटेलिजेंस इनपुट थे बाकायदा। एक जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो 8 फरवरी को था, दूसरा जो है वो 12 फरवरी को था। खुफिया रिपोर्ट थी कि आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, जैश ए मोहम्मद के नाम को भी उस रिपोर्ट में, उस इनपुट में उल्लेख किया गया था। एयरलिफ्ट करने का सुझाव था, चूक हुई, और निश्चित रूप से 40 जवानों को खोना बहुत बड़ा दुख है। उसके बाद हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक करके सरकार ने उनका बदला लिया, लेकिन पहले से इस घटनाक्रम को थोड़ा और चौकन्ना होते तो रोका जा सकता था। दिग्विजय सिंह जी का सवाल यह है कि एजेंसियों से चूक हुई, एजेंसियों ने अगर इनपुट प्रॉपर दिया तो जो डिसीजन मेकर थे क्या उनसे चूक हुई? इस चूक का कोई तो जिम्मेदारी ले, क्या कहें?
तो कुल मिलाकर के नवीन जी यहाँ दो बात है, एक तो घटना में चूक और फिर उस पर सवाल। इसमें कोई शक नहीं कि ये घटना बहुत बीभत्स कहे, चिंतनीय कहे, पूरे देश को शोक में डालने वाली घटना कहे, इसमें कोई संदेह नहीं। 40 जवानों का बलिदान हुआ है। दूसरी यहाँ पर इसमें मेरी दृष्टि में इंटेलिजेंस का कोई फेल्यूर नहीं था। आपने खुद भी कहा और हमने उस समय भी पढ़ा, बराबर इसकी इनपुट आ रही है। न केवल इसकी इनपुट आ रही है, अगर इंटेलिजेंस का इनपुट ना भी होता तब भी हम अगर देखें 1990-92 से कश्मीर में आतंकवादी हमले लगातार होते चले जा रहे हैं। अगर हम पुरानी बात ना भी करें तब भी 17-18 में ही अगर देखते हैं तो 100 से ऊपर आतंकवादी हमले 17 में और 18 में हुए हैं और उसमें ज़्यादातर अटैक सेना पर हुए हैं। ऐसी स्थिति में इतने बड़े जो फोर्स को सड़क मार्ग से भेजना, इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद सड़क मार्ग से भेजना, ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। सड़क मार्ग से भेजते हैं तो एक रोड ओपनिंग पार्टी होती है, उसमें भी 1000 से ज्यादा जवानों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। उस समय 2500 जवान थे। दूसरा, बर्फबारी कारण रोड बंद था, रोड क्लियर होते ही जवान रवाना कर दिए गए, तो ये एक चूक हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, इसमें जो डिसीजन मेकर व्यक्ति है, हम अगर इतिहास में भी देखते हैं तो 1947 से लेकर के आज तक ये ठीक है कि सरकारों पर आरोप बहुत सारे लगते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होता है, एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है और सेना को रोकने का आदेश देता है। ये कहीं ना कहीं, जैसे मैं दो उदाहरण देकर के नवीन जी इस पर आता हूं कि 1947 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था भारत के ऊपर, जिसमें आधा कश्मीर उसके हिस्से में चला गया, आप कल्पना कर सकते हैं 24 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक कोई था प्रशासन में जिसने सेना को जाने से रोका। 24 घंटे तक, जब सरदार पटेल ने 26 तारीख को उस पर एक्शन लिया तब सेना वहां से रवाना हुई। तो ये 24 घंटे वो व्यक्ति कौन था जिसने डिले किया? ठीक उसी प्रकार ये उदाहरण देकर के मैं इसमें कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति कौन था जिसने एयरलिफ्ट के बजाय इतनी बड़ी संख्या में, जहां की सेंसिटिव एरिया पड़ता था, जाने दिया है ये। और उस व्यक्ति को पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और क्यों नहीं हुई और हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं इस मामले में। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन पर सार्वजनिक चर्चा, सार्वजनिक सवाल और सार्वजनिक बहस मेरी दृष्टि में नहीं होनी चाहिए। जो होना चाहिए बंटू बन के बीच में होना चाहिए, इन हाउस होना चाहिए, इन रूम में होना चाहिए। मंत्री से सीधी बात हो जाए, अधिकारी से सीधी बात हो जाए, या जो भी इसका रास्ता हो सकता है, कुछ जिम्मेदार लोग आपस में बात कर लें। ना तो फेल्यूर पर चर्चा हो, ना सक्सेस पर चर्चा हो, ना तो सवाल उठाए जाने चाहिए और ना सवालों की प्रतिक्रिया भी सार्वजनिक आना चाहिए। ये मेरी निजी राय है। और मोटे तौर पर विशेषकर कश्मीर के मामले में अगर हम 17 की और 18 के आंकड़े छोड़ दें, नवीन जी आप उठा करके देख लीजिए, 2021 में अभी 164 हमले आतंकवादियों के हुए हैं, जिसमें 100 हमले तो वो थे जो आत्मघाती लोग थे, मतलब जिसको कहते हैं, है ना। और अगर 1922 के आंकड़े हम देखें तो 1922 में भी 140-145 हमले हुए, और इसमें ज्यादातर अटैक जो हुए हैं 1921 के जो अटैक हुए ज्यादातर सैनिकों पर हुए। ये इंडिविजुअल हुआ है, एक पर हुआ, दो पर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के इस पर पूरे देश को एकजुट होने की, राजनीति से ऊपर उठने की और गंभीर होने की बहुत आवश्यकता है कश्मीर के मामले में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस समय का वाकया याद हो आपको प्रताप भानु जी, तो पीएम मोदी बोले थे कि जब पूरा देश गमगीन था, लेकिन कुछ लोग थे जो इस दुख में शामिल नहीं थे, और उनका इशारा जो है वो कांग्रेस की तरफ था। कि कई रैलियों के दौरान उन्होंने उस समय चुनावों में बोला कि कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया है। 4 साल बाद सवाल वही हैं और अनुत्तरित हैं। चूक हुई होगी, लेकिन अब उन सवालों को यहां उठाने का, दिग्विजय सिंह जी को ट्वीट करने से अच्छा राज्यसभा में इस पर बात कर लेते, पूछ लेते। नहीं, पर संसद को विश्वास में जब लेने तैयार नहीं है सरकार, मोदी जी झूठे आरोप लगाने में माहिर हैं। और एक समय था, हमें याद है अच्छी तरह से, जब हम पढ़ते थे, जब 71 में इंदिरा जी ने युद्ध किया था पाकिस्तान से और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, विपक्ष को पूरा संसद को विश्वास में लेके उस काम को किया गया था। जो एक मोटी गाइडलाइंस होती हैं, जो रणनीति होती है, वो एक संसद के फ्लोर पर या लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है उसे विश्वास में लेके, यही हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। हमेशा किया जाता है। जब मनमोहन सिंह जी थे, जब नरसिम्हा राव जी थे,
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को विश्वास में लेकर कितनी ऐसे कदम उठाए, कितने, राजीव गांधी जी थे। आप बताइए, जब आप विपक्ष को भी विश्वास में नहीं ले रहे, प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बता रहे, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस में आप डिस्कशन नहीं कर रहे, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम मिनिस्ट्री में आप डिस्कशन नहीं कर रहे, पूरी भारत सरकार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड पीपुल ऑफ इंडिया के प्रति जवाबदेह है। और यदि 4 साल में भी ये कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह है कहीं दाल में काला है और ये देश को विश्वास में नहीं लेना चाहते। ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। 440 जवान हमारे 1000 जवान के बराबर, 4000 जवान के बराबर सरहद पर लड़ते, उनको धोखे से षड्यंत्र पूर्वक शहीद कर दिया गया और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंगी। जो रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और सत्यता सामने आना चाहिए कि ये फेलियर किसका है। आप स्वयं कह रहे हैं कि फरवरी में 2 इनपुट थे और एयरक्राफ्ट मांगा गया था 2500 लोगों के परिवहन के लिए, फिर क्यों नहीं मिला? क्या संसाधन की कमी थी? क्या हम कर नहीं पाए थे? जब हम बालाकोट में जाके स्ट्राइक कर सकते हैं तो यहां पर क्यों हम परिवहन नहीं दे सकते? यहां पर क्यों हम हमारे लोगों को ये मालूम नहीं कर सकते कि 450 किलो कैसे पहुंचा, 400 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? आज तक ये व्हाइट पेपर संसद के समक्ष या हमारी कमेटियों के समक्ष या प्रतिपक्ष के नेता के सामने दोनों सदनों में ये सच्चाई नहीं आई। इसलिए प्रश्न जायज है दिग्विजय सिंह जी का, और उन्होंने अच्छी भावना से पूछा है। उन्होंने मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, भावना नहीं है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सनवर पटेल साहब, सवाल जो है सरकार की नीयत का है। सरकार न विपक्ष को भरोसे में लेना चाहती है, न लोकतांत्रिक मान्य परंपराओं का पालन करना चाहती है। हिटलर शाही जैसी स्थिति है। देखिए नवीन जी, आरोप लगाना बहुत आसान है। इनके जो आरोप है वो देश की जनता ने नकारे हैं और हमेशा इनको आईना दिखाया है कि इस प्रकार के आप अनर्गल आरोप ना लगाएं। देखिए सम्मानित रमेश जी ने, जो हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वरिष्ठ ऑब्जर्वर बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ना सक्सेस की और ना इस प्रकार की कोई बात चुप की हमको सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह साहब को ये बात कौन समझाएगा? आज उन्होंने श्रद्धांजलि देने में भी तंज कस दिया और तंज ऐसा कसा कि कहीं से भारत का नुकसान हो। देखिए, ये जो जहां तक चुक की बात कही जा रही है कि एयरलिफ्ट से क्यों नहीं किया, देखिए एयरलिफ्ट से उस समय क्या कारण रहे होंगे? क्या वहां पर बर्फबारी ज्यादा थी? ये सेना की नीति है, ये सरकार की नीति नहीं है, ये सेना की नीति है और सेना के अधिकारी अपना निर्णय लेते हैं। और उन्होंने उस समय किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया, आप सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं। उसके बाद जब इतनी हद से ये घटना घटी, फेलियर पे उठा रहे हैं, सेना पे नहीं है। झूठ मत बोलिए, मजबूत सरकार ने झूठ मत बोलिए। पाकिस्तान के अंदर सेना पे प्रश्न नहीं है, स्ट्राइक करने का काम किया है। हमेशा सेना का सम्मान कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। सेना आप देश को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करते 40 लोगों को शहीद कर दिया। और जैसा हमारे नवीन जी ने कहा कि आपने एक फर्जी राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव कराया, उसका मिसयूज किया आपने। अरे आप इस विषय पर भी राजनीति, शहादत पर रोटियां तकी, राजनीति आपने करी है। आप बताइए, राजनीति करी है के बाद सर्जिकल स्ट्राइक ये बात करते हो, आपको खुद सत्यता नहीं मालूम है। जब सेना ने कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस की सरकार ने, यूपी की सरकार ने क्यों अनुमति नहीं दी? क्यों गूंगी बहरी सरकार बैठी थी? क्यों 28, क्यों 24 और 25 अक्टूबर के बीच में क्यों उन्होंने परमिशन नहीं दी? पटेल साहब सुनो तो, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो। कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान की सर्जरी कर दी थी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। ये हमारे नेतृत्व में क्षमता है। सर्जिकल स्ट्राइक, प्रताप भानु जी, सनवर जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर्जरी करते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आत्मनिर्भर है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कोई भी देश हो, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, पीठ में खंजर। प्रताप भानु जी, सनवर जी, चर्चा को विराम दीजिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रमेश शर्मा जी, उस समय पर जब ये सवाल उठे, भारतीय जनता पार्टी ने उस भावनात्मक बहाव को समझा और चुनाव के दौरान निश्चित रूप से इसका जिक्र किया और कांग्रेस को
उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि ये शौर्य पर सवाल है, सेना पर सवाल है। हो सकता है कांग्रेस की मंशा वो नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का जो प्रस्तुतिकरण है, और खासकर दिग्विजय सिंह जी का तो चरित्र चित्रण ही ऐसा कर दिया है कि वो खुद ही कहते हैं कि हम बोलेंगे तो वोट कटेंगे, और फिर वो बोलते भी हैं। तो अब चुनाव का समय है, इस प्रकार की बयानबाजी आपको क्या लगता है कहां तक उचित है? देखिए, इस प्रकार की बयानबाजियां बढ़ेंगी जो इस समय उचित नहीं है। एक मामले में मैं निश्चित रूप से भाजपा की तारीफ करूंगा और एक मामले में कांग्रेस की तारीफ करूंगा। निश्चित रूप से जो कश्मीर में अब सेना को अधिक हथियार चलाने का आदेश पहले पुरानी सरकारों में नहीं था, मोदी सरकार ने बंदूक चलाने का आदेश दिया, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा। दूसरा, पुलवामा के बाद बालाकोट का जो अटैक किया भाजपा ने, मोदी सरकार ने या सेना ने, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, मैं प्रताप भानु जी ने बिल्कुल सही बात करी, मैं पत्रकार था, मुझे अच्छी तरीके से याद है 71 के युद्ध की। इंदिरा जी ने विशेष विमान से अटल जी को भेजा था नागपुर गुरुजी से मिलने के लिए, सरसंघ चालक जी से मिलने के लिए, ताकि सारे लोग एक साथ रहें विश्वास में लेकर के 71 के युद्ध में। और गुरुजी ने ही उनको दुर्गा की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। खासतौर से बालाकोट के मामले में अगर विपक्ष को सरकार साथ लेती तो मैं समझता हूं उन्हीं की प्रशंसा होती। बिल्कुल ठीक बात का। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शहादत को नमन है, शहादत के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन अगर शहादत पर सियासत होगी तो उसको उसी दुर्भावना से देखा जाएगा, उसके प्रति घृणा का भाव प्रकट होगा। और अगर ये आदत है तो आदत बुरी है, आदत बदल डालो। इस पर इस प्रकार की चर्चाएं ना हो। सरकार पर सवाल हैं तो सदन में सवाल उठाओ, राज्यसभा में सवाल उठाओ। अब तो राज्यसभा की जो प्रक्रिया है, कार्यवाही है, पूरी लाइव होती है। वहाँ क्या सवाल उठाया, वहाँ क्या जवाब आया, उसे रखो पटल पर। क्या जरूरी है कि गली मोहल्ले सड़क चौराहों पर सेना के शौर्य पर और चूक पर, खामी पर, कमी पर चर्चा हो? तो ये आदत दिग्विजय सिंह जी को तो भारी पड़ी रही है, लेकिन ये कांग्रेस को भी इसका साइड इफेक्ट है। तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के बयान अगर उचित मंचों पर हों, इस प्रकार के प्रश्न अगर उचित मंचों पर हों, तो उनकी सारगर्भिता भी बढ़ेगी, उनकी प्रशंसा भी होगी और उनके माकूल जवाब भी मिलेंगे। इनका अनावश्यक, इनका प्रचार प्रसार अनावश्यक जगह पर ये प्रश्नों का उठाना, इसका कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध मिलेगा, इसके बदले में विरोध मिलेगा और इसके बदले में आपको घृणा मिलेगी। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।